नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक टॉपिक लेकर। जैसा कि हमने शुरू कर रखा है कि 10 प्रश्नों का काम एक प्रश्न में, जो 10 प्रश्नों का काम है वो एक प्रश्न में निपटाकर आपके सामने लेकर आया हूं। देख लीजिए, आचार्य मतीराम के बारे में जो डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जो बच्चन सिंह जी लिखते हैं, इनके साहित्य के अंतर्गत जो भी सामग्री मिली मुझे उन सब को एक ही जगह संकलित करके लेके आए ताकि सरसरी निगाह में, और ये जो मैं लेकर आ रहा हूँ एज ए ट्रिक के रूप में या सार जो लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब अंतिम समय रहेगा, जब आप परीक्षा देने जा रहे होंगे, तब ये ऐसे जो एक एक दो दो पेज है ये बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप सहेज कर रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ी किताब या एक नाम मात्र का जो है ये बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। तो आज मैं मतीराम के बारे में पूरी कहानी, ये एक पेज मत देख लेना, अब जब बोलूंगा तब पता चलेगा, पूरी कहानी बताने वाला हूं। मैं थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन सारी कहानी बताऊंगा कि रचना कब हुई थी और किसके काल में हुई थी, किसके आश्रय में हुई थी, कौन कौन आश्रयदाता थे। ठीक है ना, शुक्ल ने क्या कहा है, नगेंद्र ने क्या कहा है, और इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, जो सारांश है, वो पूरे हिंदी साहित्य के करवाए जाएंगे। एक तरफ अपनी विस्तार से जो है रोज शाम को 6 बजे, रोज शाम 6 बजे अपनी विस्तार वाली क्लास एक हो रही है, जिसमें मैं प्रत्येक बिंदु को विस्तार से करवा रहा हूं। शुरू से करवाया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जा रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही आदिकाल पूर्ण होगा तो मैं बीच में एक बार कुछ दिन जो है कुछ रचनाओं के, कुछ काव्य शास्त्र के टॉपिक भी करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम भक्ति काल को पकड़ेंगे। तो इस तरह से सारा सिस्टम जो साथ चलाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं सारांश भी करवा रहा हूँ। कुछ जो कठिन बिंदु है, अभी कुछ दिन रीतिकाल के बिंदु मिले हुए थे, वो करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद काव्य शास्त्र भी करवाया जाएगा। और मैं जैसे अभी आदिकाल चल रहा है शाम को 6 बजे, आपको बता दूं कि आदिकाल जो है वो पूरा लगभग नामकरण से लेके या हिंदी साहित्य के इतिहास से लेके नामकरण जो है वो लगभग 20 क्लासों में या 15 क्लासों में वो होने वाला है। उसके बाद क्या है कि पूरा आदिकाल सिर्फ एक ही पृष्ठ पर करवा दूंगा, पूरा आदिकाल सिर्फ एक ही पृष्ठ पर। इसी तरह से शब्द शक्ति, ध्वनि सिद्धांत, लोंजाइनस का सिद्धांत एक ही पृष्ठ पर करवाए जाएंगे। तो उसी के कड़ी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं मतीराम जी को। आचार्य मतीराम जी। मतीराम का जन्म कब हुआ था? रीतिकाल के प्रमुख कवि मतीराम, इन्हें रसवादी कवि ही माना जाता है। 1604 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1604 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1701 ईस्वी में निधन हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं और विस्तार से बताऊंगा। एक बार मैं आपको बोल के सुना देता हूं कि आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान कराया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार, लक्षण, श्रृंगार सभी आ जाते हैं। क्या? एक बार फिर से लिखी हुई है, सारी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। याद नहीं हो रही है तो मैं यहां याद करवाऊंगा। ये एक बार तो आपको सुना रहा हूं, एक आपको जोड़ रहा हूं, अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, कि आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान कराया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार और लक्षण, श्रृंगार सभी आ जाते हैं। और इनकी रचनाओं का जो काल है, पहली रचना फूल मंजरी की रचना हुई थी 1619 ईस्वी में। पहली रचना जो थी फूल मंजरी की रचना हुई थी 1619 ईस्वी में, जो जहांगीर के काल में लिखी गई बताते हैं। दूसरी रचना इनकी रसराज थी, जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई, जो 1633 से लेकर 43 ईस्वी तक के काल में लिखी गई थी। कब से? 1633 से लेकर 43 ईस्वी तक के काल में लिखी गई थी। तीसरी इनकी रचना जो थी, ठीक है ना,
ललित ललाम, तीसरी इनकी रचना जो थी वो ललित ललाम थी, वो 1661 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1661 ईस्वी में, ठीक है ना। और किसके आश्रय में लिखी गई थी? भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई थी, भाव सिंह के आश्रय में। ये सारे ट्रिक में आ जाते हैं, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और चौथी जो रचना थी, 4 नंबर जो रचना है, पहली फूल मंजरी हो गई, दूसरी कौन सी हुई है? दूसरी हो गई रसराज हो गई, तीसरी हमारे पास ललित ललाम हो गई, 1661 ईस्वी में लिखी गई थी। 4 नंबर जो रचना है वो 1681 में लिखी गई थी, ठीक है ना। कब लिखी गई थी? 1681 ईस्वी में लिखी गई थी। वो क्या थी? ललित भाव से मतीराम सतसई, वो भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई थी। मतीराम सतसई भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई थी 1681 ईस्वी में। उसके बाद 1691 ईस्वी में, 1691 ईस्वी में जो लिखी गई थी वो थी अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका वो किसके आश्रय में लिखी गई थी? ज्ञान सिंह के आश्रय में। किसके आश्रय में? ज्ञान सिंह के आश्रय में। उसके बाद आता है वृत्त कुमुदी, जो 1701 में थी। 1701 ईस्वी में वृत्त कुमुदी लिखी गई, जो किसके आश्रय में लिखी गई थी? स्वरूप सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार ये किसके आश्रय में लिखी गई थी? इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, और इनके सन के बारे में भी कहीं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। तो ये इनकी रचना की ट्रिक थी। और बताता हूं इनके बारे में कि ये ट्रिक लिखी हुई है, ये PDF आपको मिल जाएगी। किसी की नहीं मिली है तो आप निश्चिंत रहे, वो पहुंच जाएगी। कोर्स में भी कोई समस्या आ रही है तो वो भी निश्चिंत रहे, सारी समस्याएं आपकी दूर की जाएगी व्यक्तिगत रूप से आपको, ठीक है ना। ये नंबर है हमारे, ये PDF आएगी, इसमें भी आ जाएगा 63 771 24 802। अब कुछ जो विद्यार्थी हैं वो मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भी आपने बात नहीं की, तो वहाँ ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ मैं बैठा ही रहूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब देने के लिए मैंने बंदा नहीं रख रखा है, वो मैंने खुद नहीं देने होते हैं, ठीक है ना। तो फिर जैसे ही मैं देखता हूँ फिर मैं वापस कोशिश करता हूँ और लिखता भी हूँ मैसेज। जिनके पास पहुँचे हैं वो अगर पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो लिखें कि हाँ सर बात करते हैं, पर्सनली बात करते हैं। और उसके बाद वो ये भी लिखते हैं मैसेज में कि हाँ अभी आप इस समय मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। अब किसी का वापस फ़ोन ना आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो है ये ट्रिक लिखी गई है कि आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान कराया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार सब आ जाते हैं। अगर ये नहीं समझ आ रही तो ये देख लीजिए, ये मैं करवा देता हूँ कि आचार्य मतीराम, ये मतीराम का मतलब क्या हुआ? जो रचनाकार है, जिसे फूल मंजरी का, तो रचना का नाम क्या है? फूल मंजरी। रचना का नाम क्या है? फूल मंजरी। कब हुई थी इसकी रचना? 1619 में। आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है। दूसरी रचना कौन सी होगी? रसराज। कब हुई थी रसराज की रचना? स्वतंत्र रूप से हुई थी। और फूल मंजरी किसके आश्रय में? जहांगीर के आश्रय में। किसके आश्रय में लिखी गई थी? ये आश्रय में नहीं, सॉरी, जहांगीर के काल में लिखी गई थी। जहांगीर के काल में ये लिखी गई थी। रसराज की बात करें तो रसराज की रचना कब हुई थी? रसराज की रचना हुई थी 1633 से लेके 43 ईस्वी के मध्य। और किस रूप में हुई थी? स्वतंत्र रूप में। ये किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई थी, आराम से बैठे बैठे लिखते रहे लंबे समय तक, ठीक है ना। उसके बाद आता है ललित। यहां आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ललित, और फिर एक नाम दिख रहा है भाव। फिर क्या दिख रहा है? भाव। इसका तात्पर्य क्या है? ललित का तात्पर्य है ललित ललाम। ललित का तात्पर्य क्या है? ललित ललाम, ठीक है ना। कब हुई थी ललित ललाम की रचना? 1661 ईस्वी में। और भाव का आश्रय है भाव सिंह। भाव का आश्रय भाव सिंह। तो ये जो रचना है ललित ललाम किसके आश्रय में लिखी गई थी? भाव सिंह के आश्रय में। यहां आपको सारी चीजें मिलेगी। एक तो, ठीक है ना, रचना का नाम, एक तो रचना का नाम, ट्रिक में रचनाकार का नाम है, फिर उसकी रचनाओं के नाम है, और फिर उसके आश्रयदाताओं के नाम है, और साथ में कालक्रम से भी है। ऐसे नहीं कि आगे पीछे किया, कालक्रम भी साथ में है। फिर मतीराम आ गया। तो मतीराम से क्या तात्पर्य है? मतीराम से तात्पर्य है मतीराम सतसई। और भोगी से क्या तात्पर्य है कि किसके आश्रय में लिखी गई थी? भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई थी। मतीराम से क्या तात्पर्य है? मतीराम सतसई किसके आश्रय में लिखी गई थी? भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 1681 में। 61, 81, 91 और 1। 61, 81, 91 और 1 ऐसे होगा। फिर आता है अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका की बात करें, ये आ गया अलंकार पंचाशिका। ये अलंकार पंचाशिका रचना है। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 1600
1691 ईस्वी में। कब हुई थी? 1691 ईस्वी में। यहां लिखा हुआ है ज्ञान। क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान सिंह के आश्रय में। अलंकार पंचाशिका किसके आश्रय में लिखी गई थी? ज्ञान सिंह के आश्रय में। उसके बाद आता है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी किसका नाम है? रचना का नाम है। और कब लिखी गई थी ये? 1701 ईस्वी में। कब लिखी गई थी ये? 1701 ईस्वी में। किसके आश्रय में लिखी गई थी? स्वरूप सिंह के आश्रय में। किसके आश्रय में लिखी गई थी? ये लिखा स्वरूप सिंह में। उसके बाद आता है छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। ये इनकी अन्य रचनाएं थी जिनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये एक ट्रिक है। उसके अंदर मैंने कोशिश किया कि 1619 पहली रचना है फूल मंजरी, याद रखना जरूरी है। किसके काल में लिखी गई थी? जहांगीर के काल में ऐसे लिखी गई थी। जहांगीर जो है कुछ ज्यादा ही फूलों के शौकीन थे, इसलिए उसके काल में ये फूल मंजरी लिखी गई थी। रसराज जो स्वतंत्र से रूप से लिखी थी 1633 से लेकर 43 तक, किसी के आश्रय में नहीं थे, स्वतंत्र रूप से इन्होंने लिखी थी। फिर ललित ललाम की बात करें तो 1661, 81, 91 और 1 ललित ललाम भावसिंह के आश्रय में, मतीराम सतसई भोगीलाल के आश्रय में, अलंकार पंचाशिका ज्ञान सिंह के आश्रय में, वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में। चलते हैं बाकी जानकारियां भी देखते हैं। ये रहा लिखा हुआ है आपके सामने नंबर वाइज। 1619 में क्या है? 1619 में फूल मंजरी जहांगीर की आज्ञा से। 1633 से 43 रसराज स्वतंत्र ग्रंथ। 1661 में ललित ललाम भावसिंह के आश्रय में। 1681 में मतीराम सतसई भोगीनाथ के आश्रय में। 1691 में अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में। 1701 में वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में। छंदसार जो रचना थी वो महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित थी। छंदसार जो रचना थी महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित थी। अब शुक्ल इनके बारे में क्या लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या लिखते हैं कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में, रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। ठीक है ना? क्या लिखते हैं शुक्ल कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। फिर रसराज में, अब इसका जो रसराज रचना है महत्वपूर्ण सबसे रसराज ये है, संचारी भावों का कहीं उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, संगत असंगत आ जाए उसमें ध्यान रखना है। रसराज से संबंधित कि रसराज में संचारी भावों का कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि रस में संचारी भावों का होना जरूरी है। रसराज की बात करें, रसराज में दोहे हैं, कवित्य और सवैये हैं। किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया? दोहा का, कवित्त का और सवैया छंद का प्रयोग किया गया। किसमें? रसराज में। ठीक है ना? फिर आता है रसराज में क्या है? नायक नायिका का चित्रण है। और इसमें और क्या है? भानुदत्त की रसमंजरी, रहीम की बरवे नाई का भेद के आधार पर, भानुदत्त की रसमंजरी व रहीम के बरवे नाई का भेद के आधार पर यह लिखी गई है। अब इसमें संयोग और वियोग का जो भाव है, रसराज में संयोग और वियोग का जो भाव है वो रसमंजरी के आधार पर, ठीक है ना, रसमंजरी के आधार पर संयोग के 10 हावों का वर्णन, रसमंजरी के आधार पर संयोग के 10 हावों का वर्णन किया गया है। विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय भी लिया गया है। नायिका के वीरताप को लेकर फिर शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में कि नायिका के वीरताप को लेकर बिहारी के समान मजाक नहीं किया है। ऐसा किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने नायिका के वीरताप को लेकर बिहारी के समान मजाक नहीं किया है। क्या लिखते हैं? नायिका के वीरताप को लेकर बिहारी के समान मजाक नहीं किया है। तो ये थे मतीराम जी, रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, और इनकी जो रचनाएं हैं, कालक्रम वगैरह जो भी इनके बारे में जानकारी थी मैंने बताने का प्रयास किया है, छोटे सी वीडियो के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से, एक ही पेज के माध्यम से। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप भी है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम भी है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ये चैनल भी है। इन सबको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये सारी सामग्री जो आपको मिल जाएगी। ये प्रश्न जरूर निकलवा कर रख लें, ठीक है ना। इसी के साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।